अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो कैश पड़ा हुआ उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं? जी, क्लियरली सिलेक्टिव बाइंग तो शुरू कर दी है और वो बिल्कुल रिकमेंडेड है बिकॉज अगर हम पीक से देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो हम्म, 30 से 40 से 50% तक जा चुके हैं। इंडेक्स लेवल पे हम हम्म, अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ इतना बड़ा नंबर कंपैरेटिवली नहीं दिखता है। फॉर एग्जांपल लेट्स ऑल टाइम हाई से स्मॉल कैप इंडेक्स 18% डाउन है, बट उसी हम्म, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में जब हम स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो वहाँ नज़ारा हम्म, कुछ अलग दिख रहा है और वो शायद 30 से 40% डाउन है। तो उस तरह से हाई क्वालिटी स्टॉक जो है जहां पे आपको पता है लॉन्ग टर्म स्टोरी आपकी इंटैक्ट है, ग्रोथ स्टोरी है, तो वहां पे अब आपके हम्म, पास एक प्राइस एडवांटेज आ गया क्योंकि अब वो पीक से आपको एक एक मच रीजनेबल वैल्यूएशन में आपको भाव मिल रहा है। एंड बिल्कुल मैं भी हम्म, यही रिकमेंड करूंगा कि सिलेक्टिवली बाइंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि बॉटम तो आप हम्म, फिगर आउट कर नहीं सकते, टॉप हमें किसी को पता नहीं है, बट ये जोन हम्म, डेफिनेटली एक डिसेंट जोन है जहां पे बाइंग शुरू कर सकते हैं। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि हर चीज पर रिएक्ट करके आप कहीं नहीं जाएंगे। सो अगर आपकी हम्म, फोकस इक्विटी एज एसेट क्लास है और आप एलोकेशन हम्म, यहाँ करने ही वाले हैं तो यस हम्म। बने रहें और जहां पे एवरेज करना है या फ्रेश बाइंग करनी है उस तरह का एक बास्केट आप बना के बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक तो हम लोग चर्चा इस शो में नहीं करते हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक कुछ अगर आप सजेशन दे सकें कि आप लोगों का पसंदीदा कहाँ पे सेगमेंट है जहाँ बाइंग शुरू कर रहे हैं? तो सेक्टर वाइज मेरी उतनी फोकस नहीं रहती जितनी बॉटम अप अप्रोच रहती है स्टॉक स्पेसिफिक, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा। सेक्टर बहुत करेक्ट हो चुका है बट उसमें भी अच्छे अच्छे नाम होते हैं। जैसे रियल स्टेट है, अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट की स्टोरी खत्म नहीं हुई है एंड सबसे ज्यादा करेक्शन हमें उसी सेक्टर में मिला है। अब वहां पे कोई ट्रम्प की हम्म, पॉलिसी का या किसी की पॉलिसी का रिएक्शन नहीं होना है क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक स्टोरी से रिलेटेड है। सीमेंट यहीं का है, हम्म, स्टील यहीं का है, कंज्यूमर भी यहीं का है। तो देर आर हम्म, गुड नेम्स जहाँ पे बहुत अच्छी अभी प्राइस करेक्शन हो गई है और वहां पे कई नंबर्स में स्लो डाउन नहीं हुआ है। जहां तक एंड यूजर की बाइंग पावर की हम बात करें, परचेसिंग पावर की बात करें रियल स्टेट को, सो दैट इज अ वे हाउ आई कंसिडर कि हर एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है बट आपको हाई क्वालिटी नेम्स के साथ ही रहना चाहिए जो अगेन सभी को पता है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बेट ऑन द लीडर देन द फॉलोअर। सो हर सेक्टर पे आपको मिल जाएंगे एंड अभी के हर वैल्यूएशन में सेक्टर जैसे में मैंने ऐसी कहा चीज़ें कि मिल जाए। मिल ही हाँ, जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ही। हाँ। सुनील जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? सुनील सुब्रमण्यम साहब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर सितंबर, अभी 6 महीने के आंकड़े मैंने देखे तो अगस्त से फरवरी बनता है ना, तो एफआई की सेलिंग सितंबर से शुरू हुई। और उस पीरियड में देखें तो लार्ज कैप का गिरावट 5% है, मिड कैप का 12 और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का 15%। तो इससे साफ हम्म, ये जाहिर है कि लार्ज कैप क्यों उतना नहीं गिरा, क्योंकि एक वो बड़ी कंपनी है, फ्री फ्लोट ज्यादा है, मगर फंड मैनेजर्स की रीलोकेशन ग्रेजुअली उस तरफ हो रही है, वो मैं देख रहा हूँ सेक्टर रोटेशन के कारण, क्योंकि इसी पीरियड में पीएससी पब्लिक सेक्टर इंडेक्स 25% गिरा है। तो ये जो सेक्टर रोटेशन है वही है मेन कारण इस फॉल का। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि डेफिनेटली साइलेंटली डोमेस्टिक डीआईआई एक लार्ज कैप और क्वालिटी की ओर ध्यान दे रहे हैं और उधर ही ज्यादा एलोकेशन कर रहे हैं, इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा करेक्शन हुआ है। तो उस हिसाब से हम्म। मैं बता रहा था कि यही चीज देखो, गिरावट के परसेंटेज में साफ दिख रहा है ये बात। हाँ, ये मतलब ग्राफिक्स के हिसाब से देखें तो दिख रहा है कि पैसा यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पैसा जा रहा है। वही पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये एक थोड़ा सा डिबेट का इशू हो सकता है, क्योंकि इतना क्लोज मॉनिटरिंग तो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मनीष डांगे साहब, चूंकि हम लोग देखें कि अलग अलग जो घटनाएं हुई थी, तो मैं एक आंकड़ा निकाल रहा था कि कब कब कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। जब कोविड हुआ था 19 में तो 20 में तो 38% तक गिरावट आई थी। सब प्राइम क्राइसिस में 61% तक गिरावट देखने को मिली थी और 2000-2001 के बीच में 56% तक गिरावट देखने को मिली थी। तो उन सब के मुकाबले तो गिरावट कुछ वैसा है नहीं, तो डरावना गिरावट तो नहीं कहेंगे इसे। हाँ तो सर मूवी खत्म नहीं हुई है ना। अच्छा। अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ मतलब खत्म मूवी तभी कर सकते हैं जब थिएटर से बाहर निकल जाएं, और अच्छा, गिरावट थिएटर से तभी बाहर खत्म निकल। होती है जब अपन हम्म। वापस से मार्केट टेक्निकल टर्म्स में वापस से 100-200 डीएमए से ऊपर आ जाए। तो अभी तो हाँ, तो प्रोसेस में है। अभी आप पिक्चर अभी बाकी अक्टूबर है। अक्टूबर जुलाई अगस्त 2008 के अंदर आप बोल रहे थे कि हम तो महान है, मतलब 10% गिरा था मार्केट, तो और उसके बाद हाँ, में स्टेबलाइज हो गया था। फिर दो हाँ। महीने में 20% और घुमा, तो फिर बोला ये तो हो गया है। फिर उसके बाद हम्म, में दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2009 आते आते 60% गिर गया मार्केट। हम्म, ये बेसिकली क्या होता है कि फंडामेंटल्स इतने टर्बुलेंट नहीं होते हैं।
फंडामेंटल्स तो देश 5.5-6 पे ग्रो कर रहा था, शायद उतना ही ग्रो करता रहेगा, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे ठंडा गर्म होता रहेगा। लेकिन नहीं तो आप लोग कर क्या रहे हैं आजकल? आज आप लोग पैसों से डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, कि अभी पिक्चर खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? देख, हमारा ओवरवेट सिर्फ आईटी है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं पर्सनली और मेरी टीम हम एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक हैं जो करंट एआई वेव और रोबोटिक वेव है। और ऑप्टिमिस्टिक हैं आईटी सेक्टर को लेकर के? एआई और रोबोटिक वेव जो है, जो चाइना और यूएस ऑफ कोर्स उसके फ्रंट रनर्स हैं, लेकिन बिकॉज ये एजेंटिक एरा जो हमारे ऊपर डॉन हो रहा है अगले 10 साल में, थोड़ा कुछ बात आराम से बरिंग करेंगे, लेकिन इंडिया आईटी सिस्टम एक ऐसा है जो मोस्ट प्रॉब्ली इससे प्रॉफिट करेगा, एटलीस्ट कंपनीज बेनिफिट करेंगी। आई एम लेस कॉन्फिडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग दैट वी कॉम्पीट विद चाइना, पर मेरे ख्याल से इंडिया आईटी विल डू वेरी वेरी वेल इन नेक्स्ट 8-10 ईयर्स। ऑफ कोर्स साथ में ट्रम्प टैरिफ वॉर, डॉलर का अप्रिशिएट होना, ये सब एक्चुअली मैक्रो बेनिफिट देता है आईटी को। तो ये सब के चक्कर में मेरे ख्याल से वो पार्ट जो है मार्केट का, वो मेरे ख्याल से अगले 5-10 साल का अगर व्यू है अपना, इस बारे में कई बार बात हुआ है इस शो पे पिछले 3-6 महीनों में, मेरे ख्याल से आईटी बहुत अच्छा करेगा। बाकी सब पे इफी है, बहुत सारी चीजों में फ्लश आउट हो गया है स्पेस, बट क्या होता है कि जब आप मार्केट को आप कंसेशन देते हैं महंगा होने की, तो मार्केट को आपको कंसेशन सस्ता होने की भी देनी पड़ेगी। दोनों तरफ आपको डील देनी पड़ेगी ना। पतंग हमेशा ऊपर ही नहीं जाती है ना, कभी नीचे भी आती है, कभी ऊपर आती है, तो दोनों तरफ मूव करेगा। इसीलिए जैसे अभय और ये सब बोल रहे हैं कि आप सिस्टमेटिकली, एक आम इन्वेस्टर, देखिए अलग अलग आदमी का अलग अलग हेडसेट है। मैं सिक्लिकल इन्वेस्टर हूँ, मैं कभी आपसे बहुत तेजी की बात करूंगा, कभी मंदी की बात करूंगा, लेकिन आपका जो एवरेज ऑडियंस है उसके लिए यही कन्वे करना पड़ेगा कि चलो धीरे 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 अगले साल 1.5 साल के अंदर आप बाय करिए धीरे धीरे। माहौल यहाँ से ये, इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें फ्लैटन हो गई है, चीजें मोस्ट प्रॉब्ली मेरा व्यू है कि खराब होंगी, लेकिन आपके पास में वो टूल किट्स है नहीं कि आप उसको प्राइस कर पाए, उस चीज को आइडेंटिफाई कर सके। तो ज्यादा बेहतर है कि अगला 6, 12, 18 महीनों में आप धीरे धीमे इन्वेस्ट करें। नहीं, इसमें मनीष जी एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। एफआई को लेके आप लोग क्या, आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है कि एफआई आएंगे अब, चूंकि जो वैसे जो फंडामेंटल चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड वहाँ पे बढ़ रहा है, उनको यूएस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? भले ही हमारी अर्निंग सीजन बेहतर क्यों ना हो जाए, भले ही हमारा ग्रोथ थोड़ा सा बेहतर क्यों ना हो जाए, आप इससे कितने सहमत होते हैं? वो लोग तो बिल्कुल प्रोफेशनल है कि जहाँ रिटर्न मिलेगा वहीं आएंगे। देखिए बेसिकली एफआई एक ग्लोबल इक्विटी पूल है, एक रिस्क पूल है। वो उसके पास में 160 देश हैं इन्वेस्ट करने को। जब 1990s और 2000 में आपके लोकल इन्वेस्टर को खबर तक नहीं थी, तो उन्होंने पूरा देश का 26% स्टॉक उठा लिया। अब आप एक्साइटेड हो गए हैं तो वो आपको देख करके कहीं और चले जाएंगे।